Hello, UPSC aspirants. I welcome you all to today's editorial analysis on 26th of May. तो इसके पहले first of all, I would like to discuss about an important event which was the UPSC prelims of 2025. सभी लोगों ने काफी मेहनत की थी and you went with all that hard work and sacrifices in the examination hall. कुछ लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा सो फॉर देम आई वुड लाइक टू से कि आप लोग फुल फ्लेजेडली मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें. दिस इज नॉट द टाइम टू कंटिन्यूसली लुक फॉर डिफरेंट आंसर कीज या कट ऑफ मैच करें आप. जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है कोई भी कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. इतनी पर यूपीएससी कौन से आंसर को सही मान रहा है कौन से आंसर को गलत मान रहा है इतना ज्यादा किसी को भी नहीं पता रहता है. ठीक है, सब लोग बस एक ओवरऑल आइडिया ही दे सकते हैं. तो और इन केस अगर आपका नहीं भी हो रहा है और अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो अल्टीमेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन ही करनी है. तो एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट और इस टाइम को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कीजिए. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि काफी लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए होंगे, हताश हो गए होंगे. मेरे साथ भी कई बार ये हुआ है. तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है, तो आई वुड से you should work on your mistakes. You should rectify those mistakes. First of all, you need to identify where you are going wrong, whether you have not revised properly, whether you were not able to complete the syllabus, you have not given enough number of mock tests. So whatever issue was there, try to rectify it, work on it with full force, and you will definitely qualify it the next year. So now, without any further ado, let us begin this editorial analysis where I explain different editorials in simple manner and also do some value addition from my side. The format of these editorial analysis is such that these editorials I discuss them in question answer format where since now it is the time to prepare for the mains examination, so I would advise all of you to attempt these questions and answer them. You can ping them in the comment section, you can send it on my Telegram channel, and I would definitely get it reviewed. So today we have two editorials. One is from The Hindu and another is from Indian Express. First editorial is about the northeastern region, the potential challenges, government initiatives, and what can be the way forward. Another editorial is from the Indian Express, which is on the agri exports. What are the benefits of exporting agricultural products? What are the challenges that we are facing? क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इस डायरेक्शन में एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. तो द फर्स्ट एडिटोरियल हेयर इज फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस. ओके, तो इस तरह की जो हेडिंग्स होती है फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस एक्सेट्रा, यू कैन टेक सच हेडिंग्स फ्रॉम एडिटोरियल्स एंड यूज इट इन योर एसेज जहां पर आपको प्रोग्रेस वगैरह शो करनी हो. तो दिस एडिटोरियल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्पाइट हैविंग सो मच पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टूरिज्म, विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एक्सेट्रा. तो उस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग, और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. तो क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर इसको हम डिस्कस करें तो इट इज डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन. जब भी जैसे जो भी बात होती है न्यूज़पेपर में, वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी देखते हैं एंड दिस टाइम आल्सो वी हैव सीन इज ज्योग्राफी विद रेस्पेक्ट टू मैपिंग. ओके, तो जैसे हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सो यू शुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट इट. यू शुड गो एंड हैव अ लुक एट द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. कौन कौन से स्टेट्स हैं, आसाम किधर पर आ रहा है, मणिपुर किधर पर आ रहा है, व्हाट आर दी हिल्स, खासी, मीजो, गैरो एक्सेट्रा. कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, बराक रिवर है, तो कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है, या कोई कंट्रीज को बॉर्डर करते हैं ये स्टेट्स, फॉर एग्जांपल लाइक म्यांमार. ओके, तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना. बी क्यूरियस फॉर दिस एग्जामिनेशन. So, and we have to discuss the potential in the context of recent developments. क्या challenges face कर रहा है, what are the government initiatives and also a way forward in this direction. So first, the introduction जहां पर हम बता सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है क्या. So it comprises 8 states and it is often referred to as India's gateway to Southeast Asia. Southeast Asia में we have countries like Vietnam, we have countries like Cambodia, Laos, etc. तो अगर जैसे देखिए आपको मैं एक मैप बना के दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है. नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ अर कंट्री दैट इज आसाम, मणिपुर, मेघालय, देन वी हैव म्यांमार एंड हेयर देन वी हैव एशियन कंट्रीज. ओके, सो दिस इज आर गेटवे. ठीक है, तो इन लाइक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज इससे बहुत पास है, तो अगर हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बढ़ाने हैं तो हमें अपने नॉर्थ ईस्ट पर काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो रिसेंटली देयर वाज अ समिट, इन्वेस्टर्स समिट, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी
Rising Northeast Investor Summit, he underscored the region's diversity and untapped potential. तो यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर बताया कि इस रीजन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इट इज वेरी डाइवर्स। तो हमें उस अनटैप पोटेंशियल, द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रिसोर्सेज, हमें उसको टैप करना है, ठीक है ना। डिस्पाइट इतनी ज्यादा स्ट्रैटेजिक और कल्चरल रिचनेस है, यहाँ पर परसिस्टेंट चैलेंजेस है। तो इसका पोटेंशियल अनलॉक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपना ब्रॉडर गोल जो है विकसित भारत बाय 2047 को अचीव कर सकें। Recent context was this only, the Northeast Investor Summit, where the untapped potential of the Northeastern region was highlighted. तो यहाँ पर ये भी हाईलाइट किया गया कि डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए गए हैं ताकि रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक वी हैव दी सेला टनल एक्सेट्रा। पीएम मोदी ने भी इस रीजन को साइट किया है एज अ फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस। So now if there is a question on the Northeast region in your question paper, in your mains examination, अगर आप ऐसे ऑनरेबल डिग्निटरीज, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो कोट करते तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। वो शो करता है दैट द स्टूडेंट इज वेल अवेयर अबाउट द डायनेमिक्स इन द कंट्री। ना पोटेंशियल क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सो वेदर वी वांट टू डील विद चाइना, म्यांमार, नॉर्थ एशियन कंट्रीज, तो उसके लिए जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। देन इकोनॉमिक पोटेंशियल, ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया। कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी है जिससे कि यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है। फिर राइजिंग इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप्स 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि उन्होंने अभी अभी आसाम में लगाया। कनेक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल वी हैव दी सेला टनल, भूपेन हजारिका ब्रिज एक्सेट्रा। टूरिज्म पोटेंशियल भी है हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर। नॉर्थ ईस्ट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव दी काजीरंगा नेशनल पार्क, काफी ज्यादा वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है आपको तो ये सब आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोबाइल पेनिट्रेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिसेंट टाइम्स में बढ़ चुका है। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे पहला चैलेंज तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज इज दी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं जैसे कि कुकी, मीजो एक्सेट्रा, इनके बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में हमने कुकी और माइती, मेनली मणिपुर में बहुत ज्यादा होता है, कुकी और माइती कम्युनिटीज के बीच में मई 2023 में एक वायलेंट क्लैश हुआ। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस एंटायर क्लैश इन डिटेल इन दीज एडिटोरियल एनालिसिस ओनली, सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। लॉन्ग स्टैंडिंग तो ये राइवलरीज चलती रहती हैं। देन यहाँ पर इंसर्जेंसी भी होती है बिकॉज समटाइम्स दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन दे आर डिमांडिंग देयर ओन ऑटोनॉमी, दे आर डिमांडिंग देयर ओन सॉवरेनिटी। सो वो भी काफी चीजें यहाँ पर चलती रहती है जैसे कि वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स लाइक NSCN, IEM एक्सेट्रा। फिर इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स में इसमें आसाम में चलते रहते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बिटवीन जैसे आसाम और मिजोरम के बीच में, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। देन यहाँ पर एनवायरमेंटल और डिस्प्लेसमेंट कंसर्न्स भी है, मोस्टली ट्राइबल्स की जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है जो कि एक रिसेंटमेंट क्रिएट कर देता है वहां पर। द रीजन इज ऑल्सो वल्नरेबल टू फ्लड्स, लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से अगेन डिस्प्लेसमेंट होता है। देन देर आर सोशल टेंशंस ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार, जिससे क्या होता है ऑलरेडी वहां पर रिसोर्सेज को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब किसी और देश से और लोग आ जाएंगे तो और ज्यादा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं ना। But still, the government is doing its best to improve the infrastructure, to improve the societal conditions. तो जैसे कि गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं तो या फॉर इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी विद द एशियन रीजन्स वी हैव द एक्ट ईस्ट पॉलिसी जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया और एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हो पाए। देन वी हैव दी उड़ान स्कीम जो कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। वी हैव PM गति शक्ति जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, बी इट दी रेल, रोड, देन योर वाटरवेज एक्सेट्रा। पीस और सिक्योरिटी के लिए हम अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बोडो पीस अकॉर्ड, ब्रू रिफ्यूजी अग्रीमेंट। देन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव द नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, वी आर बिल्डिंग मेगा फूड पार्क्स, बैम्बू पार्क्स, टेक्सटाइल हब्स। सोशल डेवलपमेंट के लिए हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेके आए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसको अच्छी कैटेगरी में रखा जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव एज बिल्ड करता है अपॉन द डिस्ट्रिक्ट्स टू do better. Then digital literacy, women-led development, etc. We are focusing upon these fronts as well. Now, what can be the way forward? So, way forward can be to resolve the different conflicts. You have to involve every section of the society, be it the civil society, women, tribal leaders,
As per the BP Jeevan Reddy Committee, they have talked about reforming the AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, जो कि काफी स्ट्रिक्ट होता है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा रिसेंटमेंट होता है. सो वी कैन reform AFSPA for building human rights and to build trust. Then for sustainable development, हम एनसी सक्सेना कमिटी के रिकमेंडेशंस ले सकते हैं ऑन फॉरेस्ट राइट्स एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस. अगर आप वे फॉर्मेट में कमिटी रिकमेंडेशंस लिखते हैं, सो दैट इज मच बेटर. अगर आप टॉपर कॉपीज भी देखेंगे, यू कैन वॉच टॉपर कॉपी एनालिसिस ऑन दिस चैनल एज वेल. आदित्य श्रीवास्तवा, अनिमेश प्रधान, शक्ति दुबे, सबकी कॉपीज का मैंने टॉपर कॉपी एनालिसिस किया है. सो उधर पे भी यू विल फाइंड दैट कमिटी रिकमेंडेशंस वो लोग कोट करते हैं इन द वे फॉरवर्ड. इको फ्रेंडली हाइड्रो पावर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बॉर्डर रेजोल्यूशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा. देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2.0 हम लेकर आ सकते हैं. So overall, it is very important to focus on the Northeast region so that we can attain the goal of Viksit Bharat by 2047. So that was all about this editorial. Now let us move on to the next. यहाँ पर ये एक माइंड मैप भी दिया हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं to revise it in quick and concise manner. Now, the next editorial is about cultivating a global farm. So this is basically talking about agri exports. क्या रीजंस है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स रिसेंट टाइम्स में बढ़ गया है? व्हाट आर द बेनिफिट्स, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो द क्वेश्चन इज ओके, एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि अब आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. प्रीलिम्स का फेज अब जा चुका है, ठीक है. अब आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए. जिनका हो रहा है उनको तो डेफिनेटली करनी चाहिए, जिनका नहीं हो पाया उनको भी करना है. अच्छे से तैयारी करेंगे इस बार फिर से और अगली बार एग्जाम निकाल कर रहेंगे. नाउ, India's agri exports are showing a promising trend but face several challenges. तो क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट्स है, ट्रेंड तो अच्छा दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हाँ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं. तो रीसेंट डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हमको ये डिस्कस करना है, सिग्निफिकेंस बतानी है एंड एसोसिएटेड इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड. तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स क्या हुआ है? कॉर्नर स्टोन है इंडिया की ट्रेड इन एग्री कमोडिटीज और एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं इन डबलिंग फार्मर्स इनकम. सो हमने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट का एक विजन है कि हमें फार्मर इनकम डबल करनी है. व्हाई डू वी नीड टू डबल फार्मर्स इनकम? क्योंकि इंडिया में जो अभी भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. ओके, अराउंड आई थिंक 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. तो जो लोग इस पे डिपेंडेंट है उनकी इनकम को डबल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है इससे, ठीक है. एंड इंडिया को एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस की तरह भी हम प्लेस कर सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया के जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $52 बिलियन तक पहुंच सकते हैं. नाउ, व्हाट इज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट और ये एग्री एक्सपोर्ट्स होता क्या है? तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरनेशनल सेल ऑफ फार्म बेस्ड कमोडिटीज, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, हल्दी हो गई, एक्सेट्रा. डीसीजीआई का जो डेटा है उसने जो कि इस एडिटोरियल में बात की गई है, जिसकी उसने बताया कि इंडिया के जो मेजर एग्री एक्सपोर्ट आइटम्स है वो है राइस, मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, बफेलो मीट एंड प्रोसेस्ड फूड. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर आइटम्स जो कि हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में भेजते हैं. नाउ, इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट्स है करेंटली इट इज $38 बिलियन. इतना ज्यादा पॉइंट में डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर अदरवाइज आप एक डेटा मशीन ही बन जाएंगे. सो $38 बिलियन का एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स है हमारा, जहां पर जैसे कि ऊपर जो बात हो रही थी दैट इज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जो हम बाहर दूसरे देशों को भेज रहे हैं. सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि दूसरे देशों को भेज रहे हैं, खुद भी कुछ ले रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स फॉर्मिंग द बल्क शोइंग अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $13 बिलियन. तो ट्रेड सरप्लस, लेकिन हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं. ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारा सरप्लस ही है. देन इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे पास डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है. नाउ, व्हाट इज दिस डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन? सो इसका मतलब है कि हम डिफरेंट तरह के क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. जैसे कि आप देखेंगे, हम वी कैन ग्रो मिलेट्स. ओके, देन इन द कश्मीर रीजन वी कैन ग्रो सैफरन, ठीक है. फिर राइस, व्हीट, पल्सेस भी ग्रो होती है हमारे यहाँ, ऑयल सीड्स भी ग्रो होते हैं. तो डिफरेंट क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. देन ग्लोबल डिमांड है और हमारे इट इज ऑल्सो द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. तो हम इसको एक सस्ते रेट पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे देशों में ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं. देन पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जैसे कि इंडिया यूएई, इंडिया यूके ट्रेड डील्स हमने किए, जिससे कि हमको नए मार्केट्स ओपन अप हो रहे हैं.
रिबाउंड हो रहा है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में, तो इन्फ्लेशनरी शॉक एंड टाइटनिंग इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस ऑफ फूड कमोडिटीज लाइक शुगर एंड स्पाइसेस रीबाउंडेड, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज आएगी, दूसरे देशों में भेजेंगे तो डॉलर आएगा हमारे पास, तो दैट इज देयर। देन फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर एग्रीकल्चर एक अच्छा एवेन्यू दिखेगा लोगों को तो उससे और ज्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड होंगे। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स एम्प्लॉय ओवर 46% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, तो इससे वैल्यू चेन में भी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ओके, इट इज अबाउट, जैसे कि जब हम उसको, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड इज समथिंग लाइक, इट्स लाइक कि जब आप फूड में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप डायरेक्ट गेहूं नहीं बेच रहे हो, ठीक है, उसमें आप कुछ प्रोसेसिंग वगैरह कर दे रहे हो, उसके बाद यू आर लाइक सेलिंग इट, ठीक है, तो वो प्रोसेस फूड हो जाता है, तो वो वाला सेक्टर भी हमारा बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, ये सब भी बढ़ेगी। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है? अभी भी एडिबल ऑयल्स पे हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, दैट इज अ चैलेंज। इम्पो ऑयल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स में आपको सेल्फ सफिशिएंसी गेन करनी है। फिर इतना ज्यादा हम वैल्यू एड नहीं कर पा रहे हैं, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज हम रॉ मटेरियल ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देन ट्रेड पॉलिसीज स्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट बैन्स हो जाते हैं, एमएसपी लिंक डिस्टॉर्शंस हैं, एक्सपोर्ट कर्ब्स हैं, तो इसकी वजह से कुछ हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एनवायरमेंटल और रिसोर्स कंस्ट्रेंट में है, फॉर एग्जांपल जब हम राइस और शुगर केन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वाटर इंटेंसिव है, तो एक टर्म है कि हम अपना वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। इसमें आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक मैंने आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स समथिंग का हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि हमारे राइस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो वहां पर भी आप चाहें तो उस वाले एडिटोरियल को आप डिटेल में देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी हो जाती है, कभी कहीं पे डिसरप्शंस हो गए, कहीं पे इन्फ्लेशन हो रहा है, कहीं पे वॉर्स हो रही है, तो उसकी वजह से फिर वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होती ना। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन दिस डायरेक्शन? सो वी हैव द एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात करती है, अच्छे पॉलिसीज बनाने की बात करती है, डाइवर्सिफाई करने की बात करती है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की बात करती है। फिर ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंस दे रहे हैं, पूरा जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से हो, मार्केट हो इसके लिए पूरा, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सो दैट इज की जो फूड में हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ओके। देन हमने इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड अपीडा भी बना दिया, एक अथॉरिटी बना दिया जो कि पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ब्रांडिंग करेगी, ऐसे पैक्ड फूड, बढ़िया ब्रांडेड चीजें देखने में अच्छा लगता है तो वो ज्यादा बिकेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक ई वेयर हाउस रिसीप्ट, ई नैम एक्सेट्रा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक पाम ऑयल, क्योंकि इट इज द वेजिटेबल ऑयल्स जो कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेकर आइए, जैसे कि मलेशिया और इंडोनेशिया, यहीं से हम मेजर इंपोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो आप इनका मॉडल खुद फॉलो कीजिए और सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश कीजिए। देन सब्सिडी रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है, जहां पे अभी सिर्फ हम लेस देन 0.5% स्पेंड कर रहे हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी, ये सब जैसे कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम्स। प्रिडिक्टेबल एक्सपोर्ट पॉलिसीज लेकर आनी है जो कि डब्ल्यूटीओ के साथ अलाइंड हो, क्योंकि हमारी पॉलिसीज कई बार डब्ल्यूटीओ के साथ अलाइंड नहीं होती हैं, इसलिए भी ये एक मेजर रीजन हो जाता है कि हमारी पॉलिसीज पे बैन लग जाता है। वैल्यू चेन डेवलपमेंट करना है। कंक्लूजन इज अल्टीमेटली, कंक्लूजन में जैसे कि आप कई बार मैं बोलती हूँ ब्रॉड गोल्स लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसडीजी, तो अल्टीमेटली अगर हम अपने एग्री एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं तो उससे हम बहुत सारे एसडीजीज अचीव कर सकते हैं। बी इट एसडीजी 1 विच इज नो पॉवर्टी। अब नो पॉवर्टी कैसे अचीव कर सकते हैं? एग्री एक्सपोर्ट्स हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो गरीबी कम हो रही है। देन वी हैव एसडीजी 2 विच इज जीरो हंगर, एसडीजी 8 जो कि डिसेंट वर्क दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? एग्री एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट एक्शन से भी हम डील कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक माइंड मैप दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं ताकि आप क्विकली इसको रिवाइज कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आ रहा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।